नमस्कार दोस्तों। आज किसानों के मसीहा, देश के 5वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है। इस अवसर पर मैं चौधरी साहब को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। चौधरी चरण सिंह जी का देश की राजनीति में एक अहम योगदान रहा है। बड़ी प्रखरता के साथ सदैव देश के किसानों के हित की बात करने वाले चौधरी चरण सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हैं। आज इस अवसर पर मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। इस वीडियो में मैं उनके जीवन पर प्रकाश नहीं डालना चाहता हूं। ऐसी आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगी, किताबें मिल जाएंगी। मैं आज यहाँ पे आपसे उन बातों के बारे में बताना चाहता हूं कि जो मैंने अपने बड़े बुजुर्गों के द्वारा चौधरी साहब के बारे में सुना है। उनकी जो स्मृतियां हम सब के बीच में है, उसे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मेरे परिवार का चौधरी साहब से बड़ा ही गहरा लगाव था। चौधरी साहब से मेरे परिवार का बड़ा ही गहरा नाता रहा है। मैं जन्म से ही चौधरी साहब की किस्से कहानियां सुनकर बड़ा हुआ। बचपन में मैं अक्सर घर में चौधरी साहब की किस्से सुना करता था। मेरे परिवार से चौधरी साहब के लगाव की शुरुआत तब शुरू होती है जब चौधरी साहब कांग्रेस से बगावत करके उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। उस समय मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री राज बहादुर यादव जी निर्दलीय विधायक थे रानी विधानसभा क्षेत्र से। दादाजी के एक अहम और घनिष्ठ राजनीतिक मित्र थे स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के गलियारों में उस समय यह चर्चा थी कि अगर स्वर्गीय राज बहादुर यादव जी को कोई कांग्रेस के खेमे में लाएगा तो वो पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ही होंगे। जिस समय दादाजी लखनऊ में विधानसभा के अंदर प्रवेश करने वाले थे, उसी समय कमलापति त्रिपाठी जी ने उन्हें संबोधित कर अपने पास बुलाया। तब दादाजी ने उन्हें जवाब दिया कि नहीं, आज नहीं, फिर कभी। आज एक किसान का बेटा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। आज मैं एक किसान होने के नाते उस किसान पुत्र का साथ दूंगा। उसके पश्चात दादाजी और चौधरी साहब में घनिष्ठता बढ़ती गई। इस दरमियान चौधरी साहब कई बार मेरे पैतृक आवास पर आए। दादाजी की मृत्यु के पश्चात कुछ लोगों ने चौधरी साहब से कहा कि राज बहादुर जी के बेटे अर्जुन जी की उम्र अभी चुनाव लड़ने लायक नहीं है। जब यह बात पिताजी को पता चलती है तो वो दाढ़ी बढ़ाकर चौधरी साहब से मिलने गए। दाढ़ी इसलिए बढ़ाई थी ताकि वो देखने में उम्र दराज लगे। आप यह फोटो देखिए, यह पिताजी के पहले चुनाव का पंपलेट है, जिसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है। उस उपचुनाव के पश्चात जब राज्य में आम चुनाव हो रहे थे तो उस समय कई लोगों ने चौधरी साहब से शिकायत की कि हम जनपद की 10 विधानसभा सीट जीत रहे हैं, बस एक राज्य विधानसभा का चुनाव हम लोग हार रहे हैं। उन लोगों को समझाते हुए एवं दादाजी की मित्रता का मान रखते हुए चौधरी साहब ने कहा, ठीक है, 9 विधानसभा सीट जीत लीजिए, एक विधानसभा सीट हमें हारना मंजूर है। चौधरी साहब की राजनीतिक छत्र छाया सदैव मेरे पिताजी के ऊपर रही। यह बातें आज चौधरी साहब को याद करते हुए आपके समझ मैं केवल इसलिए रख रहा हूं ताकि आज की जो नौजवान पीढ़ी है वो समझ सके कि मेरे परिवार का चौधरी चरण सिंह जी के साथ क्यों इतना गहरा लगाव रहा। मेरी नजर में चौधरी चरण सिंह जी का जो एक राजनीतिक व्यक्तित्व था
उसकी चर्चा मैं आपके साथ करना चाहूंगा। चौधरी साहब को जब जब मौका मिला तब तब उन्होंने किसानों के हित के लिए काम किया। चौधरी चरण सिंह जी की जो एक राजनीतिक व्यक्तित्व थी, अब उसकी चर्चा मैं आपके सामने करना चाहूंगा। अक्सर आज आप राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग, जो जातियों का समीकरण बैठाना होता है, इसके बारे में सुना होगा। कभी बीजेपी का, कभी बीएसपी का, कभी समाजवादी पार्टी का। लेकिन असल में राजनीति में इस सोशल इंजीनियरिंग के जनक स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी थे। चौधरी चरण सिंह जी का जो सोशल इंजीनियरिंग था, उसका नाम था अजगर, अहिर, जाट, गुर्जर, राजपूत। चौधरी साहब ने इस सोशल इंजीनियरिंग का देश की राजनीति में पहली बार इस्तेमाल किया और देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। इस सोशल इंजीनियरिंग में वो तमाम जातियां चौधरी साहब से कितना गहरा लगाव रखती थी, इसका मैं एक वाकया बताना चाहता हूं। बिहार में उपचुनाव, किसी एक सीट पर उपचुनाव होने वाले थे और उस समय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को चौधरी साहब ने उस सीट से लड़ाया। उस सीट पर यादवों की संख्या अत्यधिक थी और कांग्रेस ने उस सीट पर उसी क्षेत्र के किसी यादव राजा के वंशज को लड़ा दिया। कर्पूरी साहब डर गए। तमाम राजनीतिक पंडित उस समय के ये आकलन करने लगे कि कर्पूरी साहब चुनाव हार जाएंगे। अपनी चिंता, अपनी व्यथा को लेकर कर्पूरी साहब चौधरी साहब के पास दिल्ली पहुंचे। चौधरी साहब ने उन्हें जीतने का आश्वासन देने के साथ ही चौधरी साहब ने उनसे कहा कि तुम चिंता मत करो, जाओ एक रैली का आयोजन करो और चुनाव से कुछ दिन पूर्व मैं वहां आऊंगा। उस चुनावी रैली में चौधरी साहब ने सभी यादव वोटरों को अपने पक्ष में जोड़ लिया और कर्पूरी ठाकुर साहब रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीते। उस समय के सभी राजनीतिक पंडितों का आकलन गलत साबित हुआ और चौधरी साहब अपने सोशल इंजीनियरिंग के सूरमा साबित हुए। एक बात और मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। अक्सर आज जो राजनीतिक दल के बड़े नेता होते हैं, वो सारे जनपद के नेताओं से अलग अलग बात करते हैं, लेकिन चौधरी साहब की एक खासियत थी कि जनपद के सभी नेताओं से एक साथ बात करते थे और वहीं पे किसको कहां टिकट दिया जाएगा यह भी तय कर लेते थे। आज कोई भी राजनीतिक दल का नेता अपने प्रत्याशी को, जिसका आचरण खराब हो या जिसकी जनता के बीच में छवि खराब हो, उसको हराने के लिए नहीं कहेगा। लेकिन चौधरी साहब की वो शख्सियत थी कि वो जनता से साफ कह देते थे कि अगर यह प्रत्याशी आपको मंजूर नहीं है तो आप इसे चुनाव में हरा दीजिए। मैंने कहीं पढ़ा कि जब चौधरी साहब प्रधानमंत्री थे तो एक बार उन्हें किसी ने एक अंपाला गाड़ी गिफ्ट की, जो उस समय की महंगी गाड़ियों में से एक थी। चौधरी साहब ने तुरंत वह कार उन्हें वापस कर दी। मुझे लगता है कि केवल ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है कि जो चौधरी साहब के पद चिन्हों पे चले, बल्कि आज देश और समाज की आवश्यकता है कि राजनीतिक दलों की सोच ऐसी हो जो चौधरी साहब की सोच थी। आज जब देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं, इस मौके पे इस किसानों के मसीहा को मैं नमन करता हूं और विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि देश के किसानों का हक और सम्मान वापस मिले। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज चौधरी साहब को याद करके, नमन करके, जो किसान आंदोलन में इस कपकपाती ठंड में बैठे हुए हैं, उन्हें जरूर एक नई ऊर्जा और एक नया जोश और उत्साह मिलेगा।